नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक अलग निर्णय पे बात करते हैं। ये संबंधित है आईपीसी की धारा 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित। और इसमें एक्यूज को एक्विटल मिला था, यानी कन्विक्शन, उसे सज़ा नहीं हुई थी, दोष मुक्त कर दिया गया था। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले एफआईआर को समझते हैं कि एफआईआर क्या है। तो एफआईआर वादी मुकदमा है अब्दुल आलिम। इन्होंने एक एफआईआर दिया कि मैं 2 शादी किया हुआ था और मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उससे एक लड़का था जिसका नाम हसीन था, और मैंने जब दूसरी शादी की तो उससे एक लड़का और एक लड़की थी। तो जो लड़की सोनी थी दूसरी पत्नी की, वो मोहल्ले के एक लड़के से प्रेम विवाह कर ली। इसीलिए मेरी पहली पत्नी का लड़का हसीन नाराज रहता था और एक दिन अपनी सौतेली माँ की हत्या कर देता है। ये एफआईआर है। अब इस बात की एफआईआर इन्होंने दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद से ट्रायल शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद से ट्रायल शुरू होती है। ट्रायल में ये सारे लोग एग्जामिन होते हैं। तो हम लोग देखते चलते हैं कि ट्रायल में क्या क्या एग्जामिन होता है। तो अभियोजन पक्ष की ओर से इतने आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षीगण आए, जिसमें अभियोजन साक्षी 1 खुद ही मृतका का पति और वादी मुकदमा है। 2, 3, 9, 10 ऐसे पूरे आए। प्रदर्श ये सब क्या क्या एग्जिबिट हुआ था, कायमी जीडी, आरोप पत्र, और ये सबसे महत्वपूर्ण है 15 विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर की रिपोर्ट। फिर वस्तुएं क्या क्या थी, झोला था, सफ़ेद मर्किन का कपड़ा, चाकू, ये सब था पीड़िता का। चाकू तो ये आला कत्ल है। फिर इन सब के होने के बाद अब डिफेंस की बारी आई। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ख़त्म होता है तो डिफेंस की बारी आती है। 313 में एक्यूज्ड का बयान होता है, जिसको अब 351 बीएनएस के अंतर्गत कर दिया गया है। 351, 313 को आप 351 पढ़ेंगे। आया, इसके बाद से सब कुछ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि PW1 मुख्य परीक्षा में अपने क्या कहता है। ये PW1 है, एग्जामिनेशन इन चीफ एविडेंस एक्ट में दिया है। इसमें सारी उसने बात को बताई और इसमें ये बताया, पत्रावली में शामिल कागज 5 मूल तहरीर पर मौजूद अंगूठा का निशान को देखकर गवाह ने कहा, यह मेरा अंगूठा का निशान है। प्रदर्श कर डाला गया, मुझे नहीं मालूम कि तहरीर किसके लेख में है। बस इसी से ये हॉस्टाइल घोषित कर दिया गया। आप अपना अंगूठे के निशान पहचान ले रहे हो, लेकिन किसके हस्तलेख में है ये नहीं पहचान करते हो। इसी पे ये हॉस्टाइल घोषित प्रोसिक्यूशन के द्वारा कर दिया जाता है। जबकि सिर्फ इतने बात पे हॉस्टाइल घोषित नहीं करना चाहिए था प्रोसिक्यूशन को। इसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या आपका दरोगा जी ने बयान लिया था। यदि ये हाँ कहता तो आगे केस प्रोसीड कर सकती थी, मे स्टैंड कर सकती थी। और ये देखिए PW2 जो है वो पीड़िता का पुत्र है, मृतका का पुत्र है और इसका सौतेला भाई है। इसने भी सब कुछ बताया। नहीं नहीं नहीं, ये माफ़ करेंगे, पंचायतनामा का गवाह है। और ये PW मोहम्मद कासिम भी पंचायतनामा का ही गवाह है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हैं, इन्होंने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया था। एंटीमार्टम इंजरी क्या आई थी, स्टेप्ड वुंड। स्टेप्ड वुंड का मतलब होता है गोदा हुआ घाव। 5 सेमी गुणे 0.5 सेमी, एब्डोमिनल कैविटी पेट के बाएं तरफ और बाहरी हिस्से में था, और एब्डोमिनल कैविटी में 2 लीटर खून जमा था। सब इन्होंने बताया। उक्त चोट नोकीली एवं धारदार हथियार द्वारा पहुंचाई गई होगी। उक्त चोटें चाकू से भी पहुंचाई जा सकती है। इन्होंने उस चोट कैसे पहुंचाई जा सकती है इसके बारे में बता दिया है। फिर जो पोस्टमार्टम में होता है रूल के हिसाब से पूरे बॉडी का चेकअप वो सब करके उनका लिखा हुआ है प्रदर्श में। अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी भेजा जाता है।
MP सिंह द्वारा मुझे विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी में PW5 ये जगदीश प्रसाद दुबे हैं, हेड कांस्टेबल यादव। देखिए ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उधर जो वादी मुकदमा था उसने कहा कि किसके हेड राइटिंग में है मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने एक शिवमूर्त यादव को भी लाया जिन्होंने बयान दिया है कि दिनांक 13/5/2018 को उससे पूर्व मैं के पद पर भेलूपुर वाराणसी में कार्यरत हूँ। 302 राज्य बनाम हसीन भेलू मेरे द्वारा कंप्यूटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर को बोलकर अक्षरशः टाइप करने के पश्चात पढ़कर उसका प्रिंट निकलवाकर तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री अनुपम को दिया गया और थाने की मोहर लगाया। अनुपम श्रीवास्तव द्वारा काम हूँ, भली बात जानता पहचानता हूँ। मैं देखकर बताया कि वही चीक FIR है जो मैंने बोलकर टाइप को कराया था। अब इसमें सब मिलकर के ये दोनों हॉस्टाइल हो जाते हैं। हॉस्टाइल होने के बाद बहुत कुछ नहीं बचता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन एक मेन पॉइंट पे स्टैंड करता है कि वो हॉस्टाइल हुआ है अपने लड़के को बचाने के लिए, लेकिन जो आला कत्ल चाकू है उसको रिकवर किया गया है। उसकी रिकवरी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत मान्य रिकवरी है। 27 क्या बात करता है, डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में बोलता है। मैं आप सभी लोगों का ध्यान उसी पे आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ये जो PW9 है, मोहम्मद कलीम उर्फ मल्लू, ये पीड़िता का पुत्र है, मृतिका का पुत्र है, और उसने भी कहा मैंने अपने माँ को चाकू मारते हुए नहीं देखा था। साक्षी पक्षद्रोही, ये दोनों लोग मेन थे, ये दोनों हॉस्टाइल घोषित हो जाते हैं। बहस अभियोजन पक्ष करता है, जो मेन बिंदुओं पे बहस करता है अभियोजन पक्ष। समय ज़्यादा न लेते हुए आप लोगों को वो बता देता हूँ। आप मूल ये ऑर्डर को पढ़ें, ये जजमेंट को पढ़ें, जिससे आपको ज्ञानवर्धन होगा। इसमें कहा गया मेन कि उपरोक्त के आधार पर अभियुक्त हसीन गिरफ्तार किया गया। तर्क दिया, गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने की कन्फेशन की गई। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू पोखरी से बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के समय अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त आला कत्ल चाकू उसके द्वारा हत्या कारित की गई, और यह भी कि चाकू भेजा जाता है फॉरेंसिक लैब में तो उस पर मानव रक्त होना पाया गया। ये सब हो जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रदर्श, ये प्रोसिक्यूशन कह रहा है, अपने केस को प्रूफ कर रहा है एक्यूज्ड को सजा दिलाने के लिए। चाकू, समीज, सलवार, दुपट्टा, नकाब, चूड़ी, धातु, रक्त लगा तथा चाकू, समीज, सलवार, दुपट्टा, नकाब पर मानव रक्त पाया गया था, लेकिन ये किस मानव का रक्त था यह प्रूफ नहीं हो रहा है। अब देखिए, प्रोसिक्यूशन भले ही आर्गूमेंट दे रहा है, लेकिन अब डिफेंस की जब हम लोग आर्गूमेंट देखेंगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है बचाव पक्ष, डिफेंस का। डिफेंस पक्ष ये सब बातें लिया, लेकिन इसमें से जो मूल लिया उसको हम लोग करते हैं। PW9 जो मृतका का पुत्र था, सगे पुत्र द्वारा भी मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया गया कि उसने अभियुक्त हसीन को अपनी मां सुलेमा खातून को चाकू मारते नहीं देखा गया। इन्होंने भी हॉस्टाइल होना है। फिर डिफेंस कह रहा है कि हसीन गिरफ्तारी के पश्चात उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी से संबंधित फर्द बरामदगी प्रदर्श 12 में उल्लेख किया गया। निशानदेही पर पोखरी से आला कत्ल बरामद किया गया। ठीक, तब ये क्या कह रहा है डिफेंस कि अभियुक्त हसीन की निशानदेही पर पोखरी से बरामद किया गया जो एक सार्वजनिक स्थल है, जो एक सार्वजनिक स्थल था। अब आपको ध्यान से इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 पढ़ना चाहिए कि क्या सार्वजनिक स्थल से कोई वस्तु बरामद की जाती है उसका क्या परिणाम होगा। सेक्शन 27 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है।
डिस्कवरी स्टेटमेंट से संबंधित। यह विधि की यह डिफेंस कह रहा है, सुस्थापित सिद्धांत है कि अगर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी सार्वजनिक स्थल से की जाए तो उक्त बरामदगी व उससे संबंधित फर्द बरामदगी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन के अनुसार आला कत्ल चाकू का परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। आख्या 15 में उल्लेख किया गया है कि चाकू पर मानव रक्त था। ठीक है, मानव रक्त होगा। अभियोजन साक्ष्य में कहीं भी यह तथ्य नहीं आया कि उक्त मानव रक्त किस ब्लड ग्रुप का था और मृतका के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था कि नहीं खाता था। डाउट क्रिएट हो रहा है ना। तो डिफेंस जितना डाउट क्रिएट करेगा, युक्त यदि संदेह कर देगा और प्रोसिक्यूशन उस संदेह के परे साबित नहीं करेगा तो इसका लाभ डिफेंस को मिल जाएगा। सारे फैसले को हम लोग को पढ़ के ऐसे ही सीखना है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखना ही होगा। या फिर आप मेंस आंसर राइटिंग के बाद न्यायाधीश बनेंगे तो आपके समक्ष भी ऐसे बातें आएंगे। हालांकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास तो ये सेशन ट्रायल का मामला है, परंतु तथ्य को जानिए आप। एक तो ये हो गया डिफेंस का मेन। अब देखिए कि विद्वान न्यायाधीश क्या निकालते हैं निष्कर्ष। मैं थोड़ा कम समय में बनाना चाह रहा हूँ वीडियो, इसलिए मेन पॉइंट की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखा जा रहा है पहला कि क्या एफआईआर कराने में देरी हुई, तो नहीं। किसी के घर में भी यदि हत्या होगा तो 5-6 घंटे 8 घंटे तो समय लग ही जाएंगे उसको सही से समझने में कि हुआ क्या, अपने को संभालना करना क्या है। मैं तो इसीलिए 6 घंटे बाद की गई। किसी व्यक्ति के परिवार में रात के समय हत्या होने के पश्चात परिजनों का पुलिस को सूचना देने में कुछ घंटे का समय लगना स्वाभाविक है। न्यायाधीश को कभी भी इस पर अविवेकशील नहीं होना चाहिए। यदि किसी के यहाँ हत्या होगी तो समय लग सकता है, भले ही अन्य तथ्यों पर करिए लेकिन मूल तहरीर को नहीं प्रश्न चिन्ह करिए। अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की जानकारी होने के लगभग 6-7 से 6-6.5 घंटे पश्चात पंजीकृत होने में अभियोजन कथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद इसमें आया है कि मृतक की इंजरी चोट आई, ये सब बातों को जज साहब ने उक्त साक्ष्य में विचारण खातून की हत्या अभियुक्त हसीन द्वारा की गई। अब इस पे तो 2 गवाह थे, दोनों हॉस्टाइल हो गए, तो मेन बच जाता है चाकू की रिकवरी। अभी एक देख लीजिए, उपरोक्त विवेचना, ये 53 नंबर में पढ़ रहा हूँ, स्पष्ट होती कि PW1 अब्दुल आलिम द्वारा तहरीर पर अंगूठा निशान लगाने का कथन किया गया है और तहरीर देखकर उस पर क्या लिखा है इसकी जानकारी से इनकार किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा साक्ष्य में पढ़ा लिखा न होने का भी कथन किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण PW6 अरुण कुमार मिश्रा द्वारा तहरीर PW1 अब्दुल आलिम के बोलने पर लिखकर दीवान जी को देने का कथन किया गया है। ये PW जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस अरुण कुमार मिश्रा, ये थाने पे थे और इन्होंने ही मूल तहरीर को लिखा था जब वादी ने बोला था और उस पर उसने अंगूठा का निशान लगाया था। लेकिन इनका साक्ष्य में एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जा रहा है अरुण कुमार मिश्रा का। देखिए कैसे कि कह रहा है वादी कि अंगूठा का निशान लगाया, लेकिन क्या लिखा था जानकारी नहीं। तो क्या लिखा था आप इसकी नहीं दे सकते हैं। घटना के संबंध में सूचना गिवन इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर होता है। अब कुछ भी क्या इन्फॉर्मेशन उसको पता ही नहीं है कि क्या है, तो कैसे होगा। लेकिन एक प्रोसिक्यूशन गवाह लाता है, जो गवाह यह दावा करता है कि वो जो तहरीर मूल तहरीर है वो मेरे हैंड राइटिंग में लिखी गई है और मैंने तब लिखा जब वादी ने बताया और उस पर उसने अंगूठा लगाया। लेकिन इसको एडमिट यदि कर लिया जाता तब तो ये केस कन्विक्शन की तरफ बढ़ती, परंतु इसको एडमिट नहीं किया जा रहा है। विद्वान न्यायाधीश का क्या मत है इसको देखिए। दीवान जी को देने का कथन किया गया। उक्त साक्षी द्वारा साक्ष्य में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि उसके द्वारा
तहरीर लिखने के पश्चात पढ़कर PW1 अब्दुल आलिम वादी को सुनाई गई। देखिए कितना टेक्निकल पॉइंट पे ये मूल FIR ख़त्म हो गया, धाराशायी हो गया। अब इस टेक्निकलिटी को यदि आप पढ़े रहेंगे तो जानेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आम व्यक्ति जैसे रहेंगे। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन यह तथ्य युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि तहरीर लिखे जाने के पश्चात उसके तथ्य PW1 अब्दुल आलिम को पढ़कर सुनाया गया। उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया कि वह खुद पढ़ा लिखा नहीं है, और यदि लिख दिया होता कि इसको पढ़ के सुनाया गया तदुपरांत इसका अंगूठे का निशान लिया गया तो बात दूसरी होती। इसके आधार पे इनका भी खारिज हो गया। अब सब मिलकर के FIR भी फॉल्स साबित हो रही है। उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में हॉस्टाइल है, उसका पुत्र भी हॉस्टाइल है। अब एक कुल मिलके चाकू की बरामदगी है जो सेक्शन 27 के प्रीव्यू में देखना है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वही इम्पोर्टेंट इस जजमेंट में है। उसी पे हम ले चलते हैं आपको और उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। उसको तो इसमें जो हो रहा है, हाँ, बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया। अब यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। विद्वान जिला एवं शासकीय, इसको जो हाईलाइट किया हूँ वो मोटिव है, मोटिव भी प्रूव नहीं हो रहा है। मोटिव बताया जा रहा है कि सोनी के प्रेम विवाह करने से हसीन नाराज था, लेकिन कोई प्रूव ही नहीं कर रहा है कि उसके विवाह से वो नाराज था कि नहीं, तो मोटिव भी डिस्प्रूव हो जा रहा है। अब मैं 62 नंबर से पढ़ रहा हूँ। इसमें आ रहा है कि सुलेमा खातून की हत्या में प्रयुक्त चाकू की फर्द बरामदगी प्रदर्श क 12 साबित की गई है। उपरोक्त चाकू अभियुक्त हसीन के निशानदेही पर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के समय अभियुक्त हसीन द्वारा उपरोक्त चाकू से सुलेमा खातून की हत्या करना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त से साबित होता है कि अभियुक्त हसीन द्वारा मृतक के चाकू मारकर हत्या कारित की गई। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया जा रहा है, वो प्रोसिक्यूशन कह रहे थे, ये डिफेंस कह रहे हैं। अभियुक्त हसीन की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि फर्द क 12 में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त बरामदगी के समय अभियुक्त हसीन द्वारा उक्त चाकू से मृतक सुलेमा खातून की हत्या करने का कथन किया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार उपरोक्त चाकू सार्वजनिक स्थल से बरामद किया गया है तथा अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त चाकू के ऊपर लगा खून मृतक का था या नहीं। यह विधि के सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 27 साक्ष्य के अंतर्गत की गई बरामदगी के समय किए गए कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये चाकू तो है, ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है कि मैंने हत्या की, ये कन्फेशनल हो जा रहा है। कन्फेशन तो करना नहीं है 27 में, पिन पॉइंट करना है किसका, कि उस वेपन्स का। 27 को बहुत ध्यान से पढ़िए, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है पढ़िए। और इसमें देवमन उपाध्याय का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए। सारे बुक में दिया हुआ है देवमन उपाध्याय, बहुत सारे बुक हैं जो इम्पोर्टेंट उनमें दिया हुआ है। अब देखिए फर्द के में क्या रहा है। फर्द जो है बरामदगी के समय पुलिस द्वारा तैयार किया गया फर्द है, में उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त हसीन को प्रातः 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त को जीप में बैठाकर अपनी अभिरक्षा में लेकर घटना स्थल पर पहुंचा। अभियुक्त ने जीप से उतरकर आगे आगे चलकर घटना स्थल के निकट स्थित पोखरी से एक अदद पुरानी इस्तेमाल चाकू किनारे से, अब देखिए किनारे से, इस पे भी बहुत तगड़ा बहस हुआ था कि किनारे पर चाकू है तो कैसा छुपा, कैसा डिस्कवरी हुआ, वो तो दिखेगा सबको, निकाल कर दिया। और किनारे से वहाँ पानी भी नहीं था पोखरी में, सूखे जगह से निकाल के गया, उठा करके दे दिया इन लोग को। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथन के अनुसार अभियुक्त हसीन की निशानदेही पर आला चाकू को बरामद किया गया, ठीक है।
PW8 अनुपम श्रीवास्तव विवेचक द्वारा बरामदगी स्थल आला कत्ल चाकू का नक्शा नजरी 14 साबित किया गया। उक्त में घटना स्थल पक्की गली जो तेलियाना उससे 25 मीटर दर्शित किया गया है, जहां पर दलदली पोखरी के अंदर किनारे से आला कत्ल चाकू को बरामद किया गया। नक्शा नजरी से मेल खाता है। आस दर्शाया गया उपरोक्त से स्पष्ट होता कि अभियुक्त हसीन की निशानदेही पर बरामद तथा कथित चाकू सार्वजनिक, देखिए, सार्वजनिक स्थल से बरामद किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई सूचना के आधार पर सार्वजनिक स्थल से की गई बरामदगी विश्वसनीय नहीं है। सार्वजनिक स्थल से बरामदगी विश्वसनीय नहीं है और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कोट किया गया है, मंजूनाथ बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023। इसमें क्या है, हाउएवर द ट्रायल कोर्ट हेल्ड गिवन दैट द डिस्कवरी मेड वेयर आइदर फ्रॉम अ पब्लिक पैलेस और फ्रॉम एन एरा वेयर अदर पर्सन ऑल्सो रिसाइडेड रिलायंस thereupon could not be made। इस पे विश्वसनीय नहीं किया जा सकता है। We find this approach of the trial court to be correct। वो विश्वसनीय नहीं है यदि पब्लिक पैलेस है और अदर व्यक्ति भी रह रहे हैं। ठीक वैसे ही किशन बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 का ये तो लेटेस्ट है। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन फैक्टर रेंडर द प्रोसिक्यूशन थ्योरी रिगार्डिंग डिस्कवरी वेरी सस्पिशियस एंड डाउटफुल। The first factor is that the discovery was allegedly made on month and 4 days after the occurrence. Secondly, the recovery was made from open space in a garden। देखिए, इसमें से सब छोड़िए, इम्पोर्टेंट है ओपन स्पेस वाला। ओपन स्पेस इन गार्डन, thus पैलेस वेयर easily accessible to many। अब ये पैलेस एक्सेसिबल टू मेनी है, वहाँ से भी अगर कुछ रिकवरी होगा। मैंने पहले ही बताया कि जिस पोखरी से गया किनारे से दिया, कर्द में आ रहा है, उस पोखरी में पानी नहीं था, दलदली था, तो दलदली में धंसा तो था नहीं, ऊपर ही था चाकू, तो वो सबके लिए था, कोई भी जाता ले लेता या कोई वहाँ फेंक सकता था। चाकू पे मानव रक्त होना पाया गया, लेकिन मृतका कहीं भी रक्त था ये स्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है, तो डाउट क्रिएट हो जा रहा है। उसका लाभ एक्यूज्ड को ही मिलेगा। अब इसमें देखिए, एक है अंतर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2004। विधि व्यवस्था दी गई है कि सूचना का केवल वह भाग जिसका खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से या कड़ाई से संबंध है सिद्ध किया जा सकता है, शेष ग्राह्य नहीं है। शेष क्या है कि मैंने हत्या की है। राज्य बनाम नवजोत संधु 1995। विधि व्यवस्था दी गई कि सूचना का संस्कृति वाला भाग ग्राह्य नहीं है। स्टेटमेंट और कन्फेशन, बल्कि केवल वह सूचना या उसका भाग जो कि स्पष्ट रूप से दी गई सूचना से खोजे गए तथ्य से संबंधित है, ग्राह्य है। अब इसमें कौन सा पार्ट ग्राह्य नहीं है और कौन सा नहीं है होगा, है और कौन सा नहीं है का अंतर भी धारा 27 में दिया गया है। और धारा 27 में इतने जजमेंट आ गए हैं कि वो एक बुक के समान हो गया है। उसको गहराई से पढ़िए, आप देखिए कि उसमें, अब ये 70 नंबर पढ़ लेते हैं पैरा, इसके बाद से इस पे बात करते हैं। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त हसीन द्वारा की गई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट केवल आला कत्ल चाकू की बरामदगी तक ही ग्राह्य है। ये बस कि ये डिस्कवरी स्टेटमेंट, ये आला कत्ल चाकू है, यही तक है, तथा इसमें हत्या के संबंध में किया गया ग्राह्य नहीं है। जो कन्फेशन करता है कि हत्या मैंने किया है, वो नहीं होगा। आला कत्ल जो इसमें किया था यूज, उसी तक है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में घटना के संबंध में किए गए अन्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की गई जुर्म संस्वीकृति केवल उपरोक्त कथन के आधार पर की गई बरामदगी की हद तक ही ग्राह्य होगी। अतः फर्द बरामदगी प्रदर्शन उल्लेखित अभियुक्त हसीन द्वारा हत्या के संबंध में किया गया कन्फेशन ग्राह्य नहीं है। तब क्या इससे पूरी सेक्शन 27 में जो डिस्कवरी चाकू है वो भी अमान्य हो जाएगा? ये देखना होगा आपको,
खुद ढूंढना होगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद से इसको एक्विटल इसमें मिल गया, सेक्शन 27 आप देख लिए। इसको आप लेना चाहें तो डाउनलोड कर लें, नहीं तो मुझसे खुद ही मांग सकते हैं, मैं भेज दूंगा आपको। इसको पूरा पढ़ें, जो भी मैं जजमेंट करा रहा हूँ 30 पेज का होता है, बहुत लंबा, सबको एक एक लाइन करने में समय लगता है, इसलिए कुछ बातें छूट भी जाती हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है उसको मैं नहीं छोड़ता, उसको करा देता हूँ। अब इसमें आइए, उपरोक्त विचारण से अभियोजन हसीन की निशानदेही पर चाकू की बरामदगी युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। न्यायालय द्वारा मत दिया जा चुका है कि अभियोजन इस साबित करने में सफल रहा है कि वो चाकू आदुन की, तो वो उसको साबित नहीं होता है। अतः अभियोजन संदेह से विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। जब चाकू ही सार्वजनिक स्थल से है तो उसका है कि नहीं, उससे हुआ कि नहीं, तो वो अब आर्म्स एक्ट का अधिनियम कैसे सस्टेन करेगा? यदि उसका होता तब होता, तो उसका तो हो ही नहीं रहा है। इस तरह से आदेश न्यायालय के आता है कि उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है, और जो वादी था उसके विरुद्ध 344 में एफआईआर दर्ज करने के आदेश होता है। समरी ट्रायल इसमें होता है, आप देख लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें 3 मंथ की सज़ा है और 5,000 रुपये की फ़ाइन है 344 में। और आजकल न्यायालय थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है कि जो लोग सूचना देते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, उन पे इसकी कार्रवाई की जा रही है। खास करके 376 के मामले में भी ये देखा जा रहा है कि लड़कियां फर्जी रूप से लोगों को फंसा रही हैं और फिर बार्गेन कर रही हैं, उनके मान को मान लिया जा रहा है तो वो हॉस्टाइल हो रही हैं, अन्यथा कन्विक्शन करा दे रही हैं लड़कों का। तो इस तरह से इसमें ये व्यक्ति दोष मुक्त हो गया था। और एक और बहुत ही बात थी कि ये 22-25 तक, और घटना के समय से ही ये गिरफ्तार था, तब से जेल में था। तकरीबन ये 6 वर्ष तक जेल में ही रह लिया इस केस में। इस तरह से दोस्तों, यदि मेरी सूचना आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अन्य लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।